नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था उपसर्ग यौगिकों का नामकरण। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे समावयवता कि समावयवता किसे कहते हैं, समावयवता क्या होती है। आज हमारा टॉपिक रहेगा समावयवता। समावयवता देखो, समावयवता क्या होती है कि यदि हम समावयवता की बात करें कि समावयवता किसे कहते हैं या किस प्रकार के यौगिक समावयवी होते हैं, तो कहेंगे ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र तो समान होता है, लेकिन उनके गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उन यौगिकों को समावयव कहते हैं तथा इस परिघटना को हम समावयवता कहते हैं। यानी जिनका अणुसूत्र है, जैसे आपने कोई सा भी यौगिक लिया और उसका अणुसूत्र लिखा हुआ है या उसकी संरचना कैसी है, समान है, लेकिन उनके गुणधर्म कैसे रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे। अणुसूत्र व संरचना सूत्र तो समान है लेकिन उनके गुणधर्म भिन्न भिन्न है, तो इस प्रकार के यौगिकों को हम समावयवी कहेंगे तथा इस परिघटना को हम समावयवता कहते हैं। मुख्यतः यदि हम समावयवता की बात करें कि समावयवता कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः समावयवता होती है दो प्रकार की। एक होता है संरचनात्मक समावयवी और एक होता है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता मुख्यतः दो प्रकार की समावयवता होती है। उनके बारे में हम बात करते हैं कि संरचनात्मक और त्रिविम समावयवता। तो सबसे पहले हम जानेंगे समावयवता की परिभाषा कि समावयवता क्या है, समावयवता किसे कहते हैं। तो देखिए, समावयवता की यदि हम परिभाषा की बात करें तो इसमें परिभाषा में इसमें ऐसा लिखेंगे, ऐसे यौगिक, आपके पास में कोई यौगिक है जिनका अणुसूत्र व संरचना सूत्र तो क्या है, समान है। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र व संरचना सूत्र, अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होता है, लेकिन उनका अणुसूत्र है और संरचना सूत्र है वह तो आपस में कैसे हैं, समान है, लेकिन उनके गुणधर्म क्या होते हैं, लेकिन उनके गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें समावयवी कहते हैं और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र व संरचना सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके गुणधर्म कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें हम समावयवी कहते हैं और इस परिघटना को कंप्लीट जो ये घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। तो ये होती है समावयवता की परिभाषा। अब यदि हम कहें कि जितने भी संकुल यौगिक होते हैं, संकुल यौगिकों में समावयवता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। संकुल यौगिकों में समावयवता मुख्यतः कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की जो समावयवता है उसमें नंबर फर्स्ट होती है संरचनात्मक समावयवता और नंबर सेकंड होती है त्रिविम समावयवता। एक संरचनात्मक समावयवता है और एक त्रिविम समावयवता है। संरचनात्मक समावयवता और नंबर सेकंड होती है त्रिविम त्रिविम
समावयवता, ये 2 टाइप्स की समावयवता होती है, इसे हमें देखना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि संरचनात्मक समावयवता कैसी होती है, कि ऐसे समावयव जिनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है उस समावयवता को हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। कि संरचना भिन्न भिन्न और जिनमें त्रिविम में स्थिति भिन्न भिन्न होती है उसे त्रिविम समावयवता कहते हैं। तो संरचनात्मक समावयवता की हम सबसे पहले बात करेंगे। नंबर 1 कि संरचनात्मक समावयवता क्या है, इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि संरचनात्मक समावयवता, कि संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं, इसकी बात करते हैं। ऐसे समावयवी जिनकी संरचना, ऐसे समावयवी जिनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, ऐसे समावयवी जिनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है उन्हें संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। कि ऐसे समावयवी जिनकी संरचना भिन्न भिन्न होती हैं उन्हें हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। यानी जिनकी संरचना भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है उन समावयवी को हम संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। अब संकुल यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता, संकुल यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता निम्न प्रकार की पाई जाती है। अब वह कौन कौन सी समावयवता है, किसके आधार पर, जिनकी संरचना कैसी है, भिन्न भिन्न है, उन समावयवों में कौन सी समावयवता कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता। सबसे पहले समावयवता के बारे में आपको पता लगा, जिनका अणु सूत्र व संरचना सूत्र कैसा होता है, समान, लेकिन उनमें गुणधर्म कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न, उसे समावयवी कहते हैं। इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। 2 टाइप्स की होती है, एक होती है संरचनात्मक, एक होती है त्रिविम में। संरचनात्मक समावयवता में संरचना कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, और इसको भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसके भागों में हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसके भागों की हम बात करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स पाए जाते हैं इसमें। नंबर 1 बात करते हैं आयनन समावयवता। आयनन समावयवता, आयनन समावयवता में क्या है कि ऐसे संकुल यौगिक जिनकी संरचना तो भिन्न समान होती है, ऐसे संकुल यौगिक जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं जिनका अणुसूत्र ऐसे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन जलीय विलयन में ये भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं। ऐसे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन ये जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार से अपने आयन देते हैं, तो उस प्रकार की समावयवता को हम आयनन समावयवता कहते हैं। अब आयनन समावयवता बारे में हम ऐसा लिखेंगे, ऐसे संकुल यौगिक। अब संकुल यौगिक है और उस संकुल यौगिक की क्या चीज समान है, संकुल यौगिक जिनका क्या समान है, अणुसूत्र समान है। ऐसे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन
ऐसे संकुल यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं। जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, उन्हें आयनन समावयवी कहते हैं। उन्हें आयनन समावयवी कहते हैं। उन्हें आयनन समावयवी कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनन समावयवी कहते हैं। यदि इस आयनन समावयवी की बात करें तो आयनन समावयवी किस प्रकार से कहते हैं? यदि आपको एक एग्जांपल दे रखा है Cr NH3 का होल 5 Cl SO4, ये आपके पास में एक संकुल यौगिक है। यदि इस संकुल यौगिक का हम अपघटन करते हैं दो रूपों में, जैसे आपने इसका अपघटन किया फर्स्ट बार में, ध्यान देना एक मिनट विशेष तौर से, ये संकुल यौगिक है और इस संकुल यौगिक का हम अपघटन करना है। तो अपघटन करने के तहत आपने सबसे पहले ये संकुल यौगिक था, इसको लिखने के रूप में ऐसे लिख दो, Cr केंद्रीय धातु परमाणु ले लो, NH3 का होल 5 Cl SO4। एक बार तो इसकी प्रकृति आप ऐसे लिख दो और एक बार इसकी प्रकृति लिख दो Cr NH3 का होल 5, क्यों? लिगेंड की प्रकृति में इसको बाहर ले लिया आपने। यहां पे क्या लिख दो? SO4 और यहां पे लिख दो Cl। ये दो भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक हैं। अब इस भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिकों को आपको किस में डालना है? जलीय विलयन में डालना है। ये भी जलीय विलयन में जाएगा, ये भी जलीय विलयन में जाएगा। देखना दोनों को ध्यान से, जलीय विलयन में और यहां पे भी जलीय विलयन में, दोनों को हमें जलीय विलयन में लेना है। तो जलीय विलयन में लेने के लिए सबसे पहले हम ऐसे देखेंगे कि यदि ये दोनों जलीय विलयन में जाते हैं तो यहां से Cr NH3 Cl SO4, इन दोनों का जब अपघटन होता है तो दोनों आपस में क्या होते हैं? यहां से अपघटित होंगे और अपघटित होने पर यहां पे क्या लिखोगे आप? के आयन देते हैं अलग अलग। तो Cr NH3 का होल 5 Cl, यहां पे क्या जाएगा? +2 प्लस SO4 -2। तो यहां पे ये दोनों ने अलग अलग आयन की प्रकृति दी नहीं दी? दे दी ना। तो ये किस प्रकार के समावयवी होंगे? आयन समावयवी। अब यहां पे जैसे ये यौगिक है तो इस यौगिक में ये क्या होंगे? अलग अलग आयन की प्रकृति देंगे। अलग अलग आयन की प्रकृति में क्या होगा? तो यहां पे क्या लिखोगे? Cr NH3 का होल 5 SO4 +1 प्लस Cl -1। तो ये भी यहां पे अलग अलग आयन दे रहे हैं। तो यहां पे और यहां पे किसका फ्रिक्शन दे रहे हैं? Cl का। और यहां पे किसका दे रहे हैं? SO4 का। तो यहां पे आप लिख सकते हो SO4 -2 का फ्रिक्शन और यहां पे Cl- का फ्रिक्शन आयन के रूप में ना। तो इन दोनों की ये प्रकृति दर्शाते हैं, किसमें दर्शा रहे हैं? जलीय विलयन में। यदि आपके पास में Cr NH3 का होल 5 Cl SO4 एक संकुल यौगिक था, उस संकुल यौगिक को आप दो भिन्न भिन्न रूपों में जलीय विलयन में डालते हो तो दो वे भिन्न भिन्न आयनों का परीक्षण देते हैं। एक बार में SO4 -2 का परीक्षण देते हैं, एक बार में Cl- का परीक्षण देते हैं। किस कारण देते हैं? जलीय विलयन के कारण। तो ये होती है आपकी आयनन समावयवता। नंबर 2 समावयवता आती है, उसको बोलते हैं हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता। अब देखो हाइड्रेट समावयवता की यदि हम बात करें कि हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट का मतलब होता है जल, कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें जो लिगेंड है जुड़े हुए, उन लिगेंडों के रूप में उपस्थित जो जल के अणुओं की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। यदि आपके पास में जो जल के विलयन के रूप में जो लिगेंड जुड़े हो वहां पे H2O है, उनका संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न होती है। तो उस प्रकार के संकुल यौगिकों हम कौन से संकुल यौगिक कहेंगे?
हाइड्रेट के रूप में, और उनसे जो समयावता उत्पन्न होगी उसको क्या कहेंगे? हाइड्रेट समयावता कहेंगे। कौन समयावता कहेंगे? हाइड्रेट समयावता। ऐसे समावयवी लिख सकते हैं या संकुल यौगिक लिख सकते हैं। ऐसे समावयवी जिनमें लिगैंड के रूप में जुड़े जल के अणुओं, ऐसे समावयवी जिनमें लिगैंड के रूप में जुड़े जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हाइड्रेट समावयवी कहते हैं। उन्हें कौन से समावयवी कहते हैं? हाइड्रेट समावयवी कहते हैं, कि जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो उनको हम कौन सा समावयवी कहेंगे? हाइड्रेट समावयवी कहेंगे। अब यदि हम इसको एग्जाम्पल, देखो आपके पास में कोई समावयवी है, उसमें जो लिगैंड के रूप में क्या जुड़ा हुआ है? जल का अणु जुड़ा हुआ है, और उस जल के अणुओं की संख्या कैसी है? भिन्न भिन्न है, तो उसे क्या कहेंगे? हाइड्रेट समावयवता। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें भाई किस प्रकार से इनको भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाया गया है, तो एग्जाम्पल में जैसे आपने एक यौगिक लिया, देखो ध्यान से, CrH2O का होल 6 Cl3, ये आपके पास में कोई यौगिक है, और इसके हम भिन्न भिन्न रूपों में समयावता देखते हैं भाई किस प्रकार से समयावता प्रदर्शित करता है। जैसे आपने यहां पे फर्स्ट संरचना की बात की कि फर्स्ट संरचना में ये किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, उसके बारे में हमें देखना है। तो देखो जैसे आपने लिखा यहां पे CrH2O का होल 6, अब देखो H2O का यहां पे क्या है? होल 6 है, यहां पे क्या बचा? Cl3, तो इसको आप ऐसे लिख दो, Cl3 लिख दिया। एक तो यौगिक ये बनता है। सेकंड यौगिक की यदि हम बात करें कि यहां पे जल के अणु कितने हैं? 6 हैं, तो इसको आप किस रूप में लिखोगे? ऐसे लिख दो इसको, CrH2O का होल 5। अब H2O का होल 5 लिया, अब H2O का होल 5 लेने के बाद में यहां पे लिख दिया आपने एक Cl। अब H2O का होल 5 वहां पे क्या ले लिया? Cl। अब इसके बाद में यहां से क्या बचा? Cl2, यहां पे लिख दिया H2O। नंबर 3, इसको इस प्रकार से लिख दो, CrH2O का होल 4 Cl2 Cl2H2O। जैसे आपने इसमें लिगेंड के रूप में जल के अणु कितने? 6, इसमें कितने? 5, इसमें कितने? 4। तो लिगेंड के रूप में आपने जल के अणुओं की संख्या क्या की है? भिन्न भिन्न की, एक नहीं की है। यदि ये भिन्न भिन्न है तो वे कैसी समावता दर्शाएंगे? हाइड्रेट समावता दर्शाएंगे। किस समावता दर्शाएंगे? हाइड्रेट समावता दर्शाएंगे। तो इसमें हम ये कहेंगे कि भिन्न भिन्न यौगिकों में जल के अणु लिगेंडों के रूप में कितने? जैसे आपने यहां पे लिखा H2O लिगेंड है, तो इसमें H2O लिगेंड की संख्या कितनी है? 6। इसमें H2O लिगेंड की संख्या कितनी है? 5। H2O लिगेंड की संख्या कितनी है? 4। तो भिन्न भिन्न लिगेंड की संख्या है कि नहीं है? और भिन्न भिन्न जिनमें लिगेंड की संख्या होती है उन्हें हम हाइड्रेट समयावता कहते हैं। और ये कैसा रंग देते हैं? बैंगनी रंग। और इनमें यदि आप CrH2O का होल 6 Cl3 लेते हो तो वे हमेशा कैसा रंग देते हैं? बैंगनी रंग देते हैं। और ये हमेशा कैसा रंग देते हैं? नीला रंग। और ये कैसा देते हैं? हरा रंग। तो यहां पर लिख देना नीला रंग,
फ्रिक्शन के तहत, और ये कैसा होता है, हरा रंग। यदि हम इसका टेस्ट करते हैं तो टेस्ट के दौरान ये भिन्न भिन्न प्रकार के रंग देते हैं। यदि हम लेबोरेटरी में इनके फ्रिक्शन की बात करें तो ये बैंगनी रंग देता है, ये नीला रंग देता है, ये कैसा रंग देता है, हरा रंग देता है। तो हमें यहाँ पे रंग की विशेष ध्यान नहीं रखना, केवल इस परिभाषा का ध्यान रखना है कि समावी जिनमें लिगेंड के रूप में जल के अणु उनकी संख्या भिन्न भिन्न है, तो उन्हें हम हाइड्रेट समावी कहते हैं। और हाइड्रेट समावी में आपको जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसके रूप में इनको समझना है कि भाई हाइड्रेट समावी भिन्न भिन्न है लिगेंडों की संख्या या नहीं। तो ये होते हैं आपके हाइड्रेट समावी। अब हाइड्रेट समावी के बाद में जो अगला आता है वह आता है आपके पास में उपसहसंयोजन या समन्वय समावयवता। उपसहसंयोजन या समन्वय समावयवता नंबर 3। उपसहसंयोजन या समन्वय समावयवता की बात करेंगे हम। उप सह संयोजन या इसको बोलते हैं समन्वय समावयवता। यदि इसकी बात करें भाई उप सहसंयोजन या समन्वय समावयवता कैसे कहते हैं, कि यह समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धातु धनायन और ऋणायन का आसानी से फ्रिक्शन दे सकती हैं, और धनायन और ऋणायन का फ्रिक्शन देती हैं, जिसके कारण धातु फ्रिक्शन में लिगेंडों का क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। उस समावयवता को हम कौन सी समावयवता कहते हैं, उप सहसंयोजन समावयवता कहते हैं। तो इसमें यह लिखना है, यह समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है। यह समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें दोनों भाग धनायन व ऋणायन संकुल होते हैं, जिनमें दोनों भाग धनायन व ऋणायन संकुल होते हैं। अब धनायन और ऋणायन संकुल पाए जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं इस समावयवता में धातु परमाणु से जुड़े हुए, इस समावयवता में धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों के जितने भी धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड है वे एक दूसरे क्या हो सकते हैं, आसानी से आदान प्रदान हो सकते हैं। तो लिगेंडों का आदान प्रदान हो, धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों का आदान प्रदान यानी एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, उनका आसानी से क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो जाता है। उसे हम उपसहसंयोजन या समन्वय समावयवता कहते हैं। यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखना आपने लिखा CrNH3 का होल 6 और इसी के साथ आपने यौगिक लिया COCl6। जैसे ये दो यौगिक हैं, इसमें हम ये कहते हैं आदान प्रदान कैसे होता है कि जैसे ये यौगिक है इसके साथ में ये जुड़ जाता है और ये यौगिक के साथ में ये जुड़ जाता है, तो दोनों का एक दूसरे में क्या होता है, आदान प्रदान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप कि CrCl6 और यहाँ पे क्या लिख सकते हो CONH3 का होल 6। तो दोनों समान रूप में है या नहीं है ना। तो इस प्रकार की जो समावयवता होगी उस समावयवता को हम कौन सी समावयवता कहेंगे,
उपसहसंयोजन समावयवता। कौन समावयवता कहेंगे? उपसहसंयोजन समावयवता। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। या इसको आप एक रूप और भी चेंज कर लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 6 है तो इसको NH3 का होल 5 लिख दिया और उसके बाद में एक Cl जोड़ देना। यहाँ पे क्या लिख देना? Cl5, वहाँ उसके साथ में क्या जोड़ देना? NH3 जोड़ देना। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम उपसहसंयोजन या समन्वय समावयवता कहते हैं। अब इसके बाद में हम अगला लेते हैं। अब 4 नंबर है बंधन समावयवता। बंधन समावयवता। देखो बंधन समावयवता क्या है कि बंधन समावयवता में हम कहते हैं कि संकुल यौगिकों में पाई जाती हैं और उसमें एक उभयदंतिक या भिन्न भिन्न दाता परमाणु होते हैं, उनको हम कौन सी समावयवता कहते हैं? बंधन समावयवता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में आप ये लिख सकते हो कि यदि आपके पास में कोई सा भी एक लिगेंड है और वह द्वितंतु लिगेंड की श्रेणी में है और उसमें पाई जाने वाली समावयवता कैसी है? बंधन के रूप में है। तो आप ये लिखोगे यह समावयवता, यह समावयवता। कौन सी समावयवता? बंधन समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती हैं, उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है। यह समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती हैं जिनमें उभयदंतुक, ऐसे लिख लो, जिनमें उभयदंतुक या भिन्न भिन्न दाता परमाणु होते हैं। उभयदंतुक या भिन्न भिन्न दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। उभयदंतुक या भिन्न भिन्न दाता परमाणु युक्त द्विदंतुक लिगेंड होते हैं। युक्त द्विदंतुक लिगेंड पाए जाते हैं। उससे हम किसकी संख्या दे सकते हैं? बंधन समावयवता की संख्या दे सकते हैं। और इन समावयव में केंद्रीय धातु परमाणु दाता परमाणु कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल के रूप में एक सीधा सा लिख देना, जैसे आपको लिखा है COH2O का होल 5 CN और यहां पे लिख दिया COH2O का होल 5 CN और यहां पे लिख दिया आपके पास में Br2। जैसे ये यौगिक है तो इसमें आप भिन्न भिन्न प्रकार की इसकी प्रकृति चेंज कर सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, COH2O का होल 5, इसको NC लिख दिया तो बंध बन गया कौन सा? उभयदंतुक। और यहाँ पे क्या जाएगा? Br2 आ जाएगा। तो इस समावयवता को हम कौन सा समावयवता कहेंगे? बंधन समावयवता। कौन सा समावयवता कहेंगे? बंधन समावयवता। इसके बाद में बढ़ती है लिगेंड समावयवता और उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। उनको हम देख लेते हैं। देखो लिगेंड समावयवता में क्या है? लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता क्या होती है उसकी हम बात करें तो हम ऐसे कहेंगे कि जिनमें लिगेंडों में समावयवता पाए जाते हैं कि ऐसी समावयवता। लिगेंड समावयवता में ऐसा कहेंगे कि ऐसी समावयवता जिनमें उपस्थित लिगेंड में स्थिति समावयवता पाई जाती है, या ऐसे संकुल यौगिक जिनमें उपस्थित लिगेंड में स्थिति समावयवता पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? लिगेंड समावयवता कहते हैं। संकुल यौगिक जिनमें उपस्थित लिगेंड में स्थिति समावयवता रहती है, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें लिगेंड में स्थिति समावयवता पाई जाती है, जिनमें लिगेंड में स्थिति समावयवता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? लिगेंड समावयवता कहते हैं। और इस लिगेंड समावयवता में यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऐसा लिख सकते हो आप, स्थिति समावयवता की बात करो तो ध्यान से देखना बेटा, यहां पे आपने Cr जोड़ा और यहां पे एक आपने यहां पे Cl जोड़ दो और यहां पे Cl जोड़ दो, या दो भिन्न भिन्न रूप ले लो, Cr ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 और 2 की स्थिति है,
इसी को आप ऐसे लिखते हो, CrCl। तो 1 और 3 की स्थिति है, तो ये 1 और 4 की स्थिति है। तो इनकी स्थिति क्या है? भिन्न भिन्न है। और स्थिति भिन्न भिन्न होने पर लिगैंड की क्या कहलाएगी वे? समयावता। जिनमें स्थिति भिन्न भिन्न होंगी, जैसे 1 2 1 3 1 4, यानी उनकी स्थिति भिन्न भिन्न है और स्थिति भिन्न भिन्न होने पर उनकी समयावता होगी। वह कैसी समयावता होगी? लिगैंड समयावता होगी। अब नंबर 6 लास्ट जो समयावता होती है वह होती है उप सहसंयोजन स्थिति समयावता। उप सहसंयोजन स्थिति समाव्यवता। उप सहसंयोजन स्थिति समयावता की बात करो, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? उप संयोजन दे रखा है। तो हम कहेंगे जिनमें जो सेतु पाया जाता है और सेतु के रूप में जिनकी समयावता भिन्न भिन्न होती हैं, उस समयावता को हम क्या कहेंगे? उप सहसंयोजन स्थिति समयावता। तो इसमें आप ऐसा लिखोगे, ऐसे समयावता जो सेतु लिगैंड संकुल युक्त यौगिकों में पाई जाती है, या यह समयावता सेतु लिगैंड युक्त संकुल यौगिकों में पाई जाती है। तो आप सीधा सा लिख लेना, ये समाव्यवता सेतु युक्त संकुल यौगिकों, सेतु युक्त लिगैंड वाले संकुल यौगिकों में पाई जाती है। यानी जिसमें पुल बनता है, ब्रिज बनता है, उन यौगिकों में कौन सी समयावता होती है? उप सहसंयोजन स्थिति समयावता होती है। और उप सहसंयोजन स्थिति समयावता में इसमें जो जुड़े हुए यौगिक हैं उनकी बंधन और स्थिति समयावता क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इसमें जैसे हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, NH3 का होल 4 है, CO, यहां पे आपने जोड़ दिया NH2, यहां पे जोड़ दिया NO2, इसके बाद में यहां पे जोड़ दिया CO, यहां पे वापस आपने लिख दिया NH3 का आप होल ट्वाइस लिख देना Cl2। स्थिति समयावता की बात करते हो, +2 है। यदि ये स्थिति समयावता के रूप में गुणन करता है आपस में, तो एक दूसरे का रूप क्या कर लेता है? ये परिवर्तित कर लेता है। परिवर्तित का मतलब यहाँ पे 4 है, उसके स्थान पे कितने हो जाते हैं? 3। और यहाँ पे कितने? 3, तो उसके स्थान पे कितने? 2 है, तो उसके स्थान में 3। जैसे आप इसको ऐसा भी लिख लो सीधा कि NH3 का होल थ्राइस CO, इसके बाद में यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NO2, CO, NH3 का होल थ्राइस Cl2। तो ये होती है आपकी कंप्लीट जो समयावता होती है। वह यहाँ पे 6 टाइप्स थे इसके, और 6 के 6 टाइप्स क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं संरचनात्मक समयावता के। इस संरचनात्मक समयावता के बाद में जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम त्रिविम समयावता पढ़ेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही है। एक बार इनके सारे एग्जाम्पलों को व्यवस्थित तरीके से देखना, परिभाषा को देखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।